हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक में। तो आइए हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियाँ कब कम होती है? तो जब लेमिनेशन की मोटाई कम हो जाए तब फिर आप उसकी भंवर धारा को कम कर सकते हैं। लगभग 0.3 से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। चलिए ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, बड़े शक्ति ट्रांसफार्मर का क्रोध किसका बना होता है? बड़े शक्ति पावर ट्रांसफार्मर का जो कोर बना होता है वो किसका बना होता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में शक्ति का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो चालन और प्रेरण, क्योंकि एक ही वाइंडिंग आपकी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो चालन और प्रेरण दोनों द्वारा आपका शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यह सलाह दी जाती है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग तब करें जब रूपांतरण अनुपात हो तो 1 के आसपास होना चाहिए, 1 के पास लगभग होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन होता है। तो एक पूर्ण ट्रांसफार्मर पर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता कब होता है? तो जब अग्रगामी शक्ति गुणक पर यह संभव है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक ट्रांसफार्मर में के का मान 1 से अधिक है। इसका अर्थ है जब भी के का मतलब हो गया ट्रांसफार्मेशन रेशियो, तो जब ये 1 से अधिक है इसका मतलब है N2 आपकी N1 से बड़ी है, मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ट्रांसफार्मर क्रोड किसका बना होता है? तो ये ट्रांसफार्मर क्रोड जो बना होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील। और अभी अभी आपने देखा पावर ट्रांसफार्मर का, तो किससे बना होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। तो प्रश्न नंबर 7 में हमारा क्या है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। प्रश्न नंबर 8, ट्रांसफार्मर क्रोड पटलित करने का उद्देश्य क्या है? तो पटलित इस वजह से करते हैं, छोटे छोटे पतले पट्टियों को जोड़कर आपस में एक कोर बनाई जाती है ताकि भंवर धारा हानियाँ कम हो जाए, और उसके ऊपर लेमिनेशन करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टता के मध्य कालांतर कितना होता है? तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कालांतर होता है आपके प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज के मध्य। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है। तो प्रयुक्त तेल जो होता है वो आपका खनिज तेल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में कैसा होता है? तो हल्का पे कलर का होता है, अर्थात पीला रंग का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड का पदार्थ किससे बना होता है? तो जो क्रोड का पदार्थ होता है उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में, वो फेराइट का बना होता है। चलिए देखते हैं फिर प्रश्न नंबर 13। ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग है। तो आपको पता है कि गर्म कौन सा होगा? जिसमें आपका करंट होगा या वोल्टेज होगा। तो ये कुंडलियाँ हैं। कुंडलियाँ हीट होती हैं जिनको हम कूल करने के लिए तेल का यूज करते हैं, तेल एयर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। जीरो लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन से हानि होती है? जीरो लोड पर इसका मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी खुली हो, तो यहाँ पे कॉपर लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि कॉपर लॉस आपका लोड पर निर्भर करता है। यहाँ होगा केवल लौ हानियाँ। अगर जीरो लोड है इसका मतलब है कि उसके सिर्फ कोर में आपका फ्लक्स सेटअप है, इस वजह से केवल लौ हानियाँ होंगी। लौ हानियाँ का मतलब हो गया हिस्टैरिसीस हानि और भंवर धारा हानि। चलिए ये देखते हैं
प्रश्न नंबर 15, बुकोल्ज रिले कहाँ उपयोग की जाती है? तो केवल और केवल आयल ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है। और ये क्या करती है? बुकोल्ज रिले आंतरिक फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 16, बुकोल्ज रिले किस पर कार्य करती है? तो ये मैकेनिकल क्रिया होती है, इसके इलेक्ट्रिकल का कोई रिलेशन नहीं है इसके अंदर। ये मैकेनिकल काम करती है, अर्थात गैस पर बुकोल्ज रिले काम करती है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17, बुकोल्ज रिले क्या कार्य करती है? तो आंतरिक फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस पूर्ण लोड पर 400 वाट, आयरन लॉस की बात कर रहा है, पूर्ण लोड पर आपका 400 वाट है, तो हाफ लोड पर, तो अभी आपको बताया गया ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस कहलाता है। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया आपका 400 वाट ही रहेगा, जबकि यही आपकी क्या हो, अगर कॉपर लॉस पूछ ले तो कॉपर लॉस आपका एक्स के स्क्वायर के पद में होता है, अर्थात 1/4 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेम रहता है, कांस्टेंट बना रहता है आयरन लॉस। तो 18 का आपका 400 वाट। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लोड के अनुसार कैसा होता है? तो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स आपका रिमाइंड कांस्टेंट रहता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20, यदि ट्रांसफार्मर में सप्लाई आवृत्ति डबल कर दी जाए तो कौन सा लॉस डबल हो जाएगा? तो आपको पता होगा कि हिस्टेरिसिस लॉस आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात अगर ट्रांसफार्मर में आवृत्ति बढ़ेगी तो हिस्टेरिसिस लॉस आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 21, ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए सामान्यतः क्या उपयोग करते हैं? तो सामान्यतः हम ऑयल कूलिंग यूज करते हैं, बाकी एयर ब्लास्ट भी कूलिंग होती है, कई सारी कूलिंग है, बट हम ऑयल कूलिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22, पावर ट्रांसफार्मर में रेटिंग कहाँ उपयोग करते हैं? टेपिंग कहाँ उपयोग करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग कहाँ उपयोग करते हैं? तो लो वोल्टेज साइड पर हम टेपिंग यूज करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन कितना मोटा करते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया लेमिनेशन ट्रांसफार्मर में कोर में की जाती है और ईडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है। इसकी मोटाई लगभग 3 से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब प्राप्त होती है? तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको लगभग 50% लोड पर चलाना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कितना लॉस होता है? आदर्श शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें लॉस 0 होता है, तब तो आदर्श होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 25 का आंसर है क्या? 0। सो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।